नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मांग की आइलोच के अर्थ, उसके प्रकार तथा इसको मापने के सूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो के अंत में इस चीज़ का भी स्पष्टीकरण देंगे कि मांग की जो आइलोच होती है वो अनंत क्यों नहीं होती। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मांग की आइलोच का अर्थ। मांग की आइलोच के अंतर्गत उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है, जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक स्थिर रहते हैं। यानी कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक जैसे वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, प्रतिस्थापन व पूरक वस्तुओं की कीमतें आदि जो हैं वो स्थिर रहती हैं, जो मांग को प्रभावित करती हैं। केवल आय में परिवर्तन होता है और उसके परिणाम स्वरूप वस्तु की मांग में कितना सापेक्षिक परिवर्तन हुआ है, इसकी माप को हम मांग की आइलोच कहते हैं। उपभोक्ता की आय में एक निश्चित आनुपातिक परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन की माप को मांग की आइलोच कहते हैं। अब परिभाषाएं देख लेते हैं। वाटसन के अनुसार मांग की आइलोच का अर्थ है मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन और आय में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात। रिचर्ड जी लिप्सी के अनुसार आय में परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रियाशीलता को मांग की आइलोच कहा जाता है। ये दो परिभाषाएं हैं, और भी होंगी, यहाँ पर हमने दो ही ली हैं। सूत्र रूप में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि मांग की आइलोच, जिसको यहाँ पर EY से हमने दर्शाया है, बराबर वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर Q जो है वो मांग मात्रा को दर्शाता है और Y जो है वो उपभोक्ता की आय को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम इनको दिखा सकते हैं। ये सूत्र है मांग की आइलोच ज्ञात करने का। मांग की आइलोच के प्रकार। मांग की आइलोच 3 प्रकार की होती है। मांग की शून्य आइलोच, मांग की धनात्मक आइलोच। धनात्मक आइलोच के अंतर्गत 3 प्रकार की लोच होती है। इकाई के बराबर धनात्मक आइलोच, इकाई से अधिक और इकाई से कम धनात्मक आइलोच, और तीसरा प्रकार होता है मांग की ऋणात्मक आइलोच। ये भी 3 प्रकार की होती है। ऋणात्मक होगी इकाई के बराबर, और इकाई से अधिक और इकाई से कम। तो ये 3 प्रकार की होती है मांग की आइलोच। मांग की शून्य आइलोच, धनात्मक और ऋणात्मक आइलोच। और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही फिर 3 प्रकार की होती हैं, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, इकाई से कम। एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। मांग की शून्य आइलोच। यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो तो उस वस्तु की मांग की आइलोच शून्य होती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि मांग की शून्य आइलोच तब होती है जब आय में वृद्धि या कमी का वस्तुओं और सेवाओं की मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप रेखा चित्र में देख सकते हैं कि उपभोक्ता की आय चाहे OI हो, चाहे OI1 हो और चाहे OI2 हो, यानी कि आय का स्तर कुछ भी हो, मांगी गई मात्रा OQ ही है हर आय स्तर पर। इस प्रकार से A, B और C बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा बनेगी वो Y अक्ष के समानांतर बनेगी। इस प्रकार से जो आय उपभोग वक्र होगा, जो कि यहाँ पर रेखा चित्र में QD के द्वारा दिखाया गया है, Y अक्ष के समानांतर होगा वो, और यहाँ पर आय की लोच शून्य होगी, क्योंकि ये चित्र ये दर्शाता है कि आय में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी जो लोच है वह है मांग की धनात्मक आइलोच। मांग की आइलोच धनात्मक तब होती है जब उपभोक्ता की आय तथा उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मांग के मध्य सीधा संबंध होता है, यानी कि धनात्मक संबंध होता है। अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक मात्रा खरीदता है और आय में कमी होने पर उपभोक्ता वस्तु की कम मात्रा खरीदता है।
यानी कि सीधा संबंध होता है। आय बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है, आय घटती है तो मांग भी घट जाती है। तो ऐसे संबंध में, ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि मांग की जो आयलोच है वह धनात्मक है। मांग की आयलोच सामान्य, विलासितापूर्ण एवं आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में धनात्मक होती है। यानी कि ये जो संबंध पाया जाता है कि आय बढ़ने पर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो वो वस्तुएं कैसी होती हैं? सामान्य, विलासितापूर्ण और आरामदायक वस्तुएं होती हैं, जिनकी आय में वृद्धि के साथ मांग बढ़ जाती है। और अगर आय घट जाती है, यानी कि जो गरीब होते हैं वो इन वस्तुओं की मांग कम करते हैं, और जो अमीर होते हैं, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे लोग इन वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं। अब ये 3 प्रकार की होती हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। मांग की इकाई के बराबर धनात्मक आयलोच, यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, और ठीक समान दिशा में हुआ हो, तो मांग की आयलोच धनात्मक और इकाई के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि माना आय में 25% परिवर्तन हुआ है, जिससे मांग में भी 25% परिवर्तन उसी दिशा में हुआ है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो मांग की आयलोच है वह धनात्मक है और इकाई के बराबर है। धनात्मक इसलिए है क्योंकि समान दिशा में हुआ है, एक ही दिशा में दोनों चीज़ें गई हैं। आय में वृद्धि हुई है तो मांग में भी वृद्धि हुई है, और अगर आय में कमी हुई है तो मांग में भी कमी हुई है। और इकाई के बराबर इसलिए क्योंकि आय में भी 25% परिवर्तन हुआ है और मांग में भी 25% परिवर्तन हुआ है। दोनों में समान अनुपात में परिवर्तन हुआ है, इसलिए ये इकाई के बराबर है और धनात्मक है। रेखा चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ये जो डी है, डी वक्र जो है, ये आय उपभोग वक्र है, जो ये दिखाता है कि जब आय जो है वो डेल्टा वाई बढ़ती है तो वस्तु की मांग डेल्टा क्यू बढ़ती है। तो जो इनका अनुपात आता है, यानी कि डेल्टा क्यू, इसको हम डेल्टा क्यू को क्या दिखा सकते हैं? Q1 Q2। तो जो Q1 Q2 है, जो वृद्धि हुई है, बटे उसके बटे में उसको हम भाग देंगे OQ1 से, जो पूर्व मांग थी। ठीक है, ऊपर सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो यानी कि अगर इनका अनुपात बराबर है तो तब ये इकाई के बराबर होगा। अच्छा, चित्र बनाना है कि भाई इकाई के बराबर लोच हो, ऐसा चित्र बनाना है, तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि जो ये डी वक्र है, ये मूल बिंदु O से 45 डिग्री का कोण बनाते हुए जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये इकाई के बराबर धनात्मक आयलोच वाला चित्र आप बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी आयलोच है मांग की इकाई से कम, धनात्मक आयलोच। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन समान दिशा में उस अनुपात से कम अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आयलोच धनात्मक और इकाई से कम होती है। उदाहरण के तौर पर हम इसे ले लेते हैं कि मान लीजिए आय में 25% परिवर्तन हुआ और इस वजह से मांग में 25% से कम परिवर्तन हुआ, लेकिन उसी दिशा में हुआ, तो हम कहेंगे कि मांग की आयलोच धनात्मक है क्योंकि दिशा एक है, और इकाई से कम है क्योंकि आय के तुलना में मांग में कम परिवर्तन हुआ है। इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए, जो प्रारंभिक आय है वो है OY1, और जो इस आय स्तर पर मांग है वह है OQ1। मान लीजिए उपभोक्ता की आय में कमी होती है और आय घट करके OY2 हो जाती है, जिस कारण मांग भी घट जाती है और मांग घट करके OQ2 रह जाती है। तो जब आप इनका अंतर देखोगे, अनुपात देखोगे, तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो आय में परिवर्तन हुआ है वो मांग में होने वाले परिवर्तन से अधिक है, यानी कि आय में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है और मांग आय की तुलना में कम घटी है। तो इसलिए यहाँ पर जो मांग की आयलोच है वो इकाई से कम है। और क्योंकि डी वक्र जो है वो धनात्मक है, बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता हुआ है, तो ये आय और वस्तु की मांग के मध्य सीधा संबंध दिखाता है।
तो इस प्रकार से आप इसको खींच सकते हैं रेखा चित्र को। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इकाई से अगर कम रहता है, अगर लोच इकाई से कम है, तो ये जो डी डी वक्र है ये थोड़ा सा आप क्या करेंगे, इसको खड़ा खींचेंगे, थोड़ा तेजी से ऊपर की ओर जाता हुआ खींचेंगे। 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा का कोण बनाएगा ये एक्स अक्ष के ओर। तीसरी जो लोच है धनात्मक आय लोच, वह है इकाई से अधिक। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन समान दिशा में उस अनुपात से अधिक अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आय लोच धनात्मक और इकाई से अधिक होती है। माना आय में 25% परिवर्तन होने पर मांग में 25% से अधिक परिवर्तन उसी दिशा में हो जाता है जिस दिशा में आय में हुआ है, तो हम कहेंगे कि मांग की आय लोच धनात्मक और इकाई से अधिक है। इसको हम रेखा चित्र में ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो प्रारंभिक आय स्तर है वो OY1 है, जिस पर मांग जो है वो है OQ1। अब आय घट जाती है, आय घटकर OY2 रह जाती है, जबकि मांग जो है आय के घटने पर मांग भी घटती है और ये OQ2 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आय में जो परिवर्तन हुआ है उसकी तुलना में मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, हालांकि दोनों ही समान दिशा में गए हैं, यानी कि आय घटी है तो मांग भी घटी है, लेकिन मांग काफ़ी ज़्यादा घटी है आय की तुलना में। तो यहाँ पर जो आय लोच होगी मांग की वो इकाई से अधिक होगी और धनात्मक होगी, क्योंकि डी वक्र जो है वो क्या है, धनात्मक ढाल वाला है, यानी कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता हुआ है। अब अगर आपको इकाई से अधिक वाला खींचना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा क्या होगा, एक्स अक्ष की ओर अधिक झुकाव होगा इसका, ठीक है। ये सीधा ऊपर की तरफ तेजी से नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, तो इसकी जो ढाल है वो थोड़ी कम रहेगी। तीसरा प्रकार है मांग की लोच का, आय लोच का, वह है ऋणात्मक आय लोच। अब ये भी वैसे 3 प्रकार की होती है। ऋणात्मक आय लोच कब होती है? व्यक्ति की आय तथा उसके द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु की मांग के मध्य विपरीत संबंध होने पर मांग की आय लोच ऋणात्मक होती है। यानी कि हम तब इसको ऋणात्मक कहेंगे जब व्यक्ति की आय या उपभोक्ता की आय और उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग के मध्य विपरीत संबंध होता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़े तो वस्तु की मांग घट जाती है, और जब व्यक्ति की आय घटे तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इस प्रकार का संबंध अगर होता है तो तब हम बोलेंगे कि यहाँ पर मांग की ऋणात्मक आय लोच है, ठीक है। मांग की आय लोच घटिया या निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक होती है, अर्थात उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर उपभोक्ता घटिया वस्तु की कम मात्रा तथा आय में कमी होने पर घटिया वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता है। ये आप सामान्य तौर पर जानते ही हैं कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो मतलब ज़्यादा उनकी कोशिश ये रहती है कि वो ब्रांडेड चीज़ पहने, ठीक है, जो मतलब उनके हिसाब से, या ये कह लीजिए कि समाज के हिसाब से जो उच्च कोटि की है तो वो उनको ज़्यादा खरीदते हैं, और जिनकी आय कम होती है तो वो घटिया वस्तुओं को खरीदते हैं, या ऐसी वस्तुओं को खरीदते हैं मतलब जो सस्ती हों और जो मतलब प्रतिष्ठित ना हो, प्रतिष्ठावान ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी 3 प्रकार हमने बताए थे, तो वही प्रकार हैं, लेकिन बस क्या है कि ये ऋणात्मक ढाल वाला वक्र होगा, जो आय उपभोग वक्र होगा वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा, और इनके बीच में विपरीत संबंध होगा मांग के और आय परिवर्तन के। अब इकाई के बराबर कब होगी ऋणात्मक आय लोच? यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आय लोच ऋणात्मक और इकाई के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर माना आय में 25% परिवर्तन होने पर मांग में भी 25% विपरीत दिशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि समान अनुपात में होगा और विपरीत दिशा में होगा, तो हम कहेंगे कि मांग की आय लोच जो है वो क्या है, ऋणात्मक है और इकाई के बराबर है। और इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर जो डी है वो ऋणात्मक ढाल वाला होगा, यानी कि वो
बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होगा, न कि ऊपर की ओर उठता हुआ। और ये 45 डिग्री का कोण बनाएगा एक्स अक्ष पर। जब आप इसको बनाएंगे इकाई के बराबर वाले को, ऋणात्मक वाले को, तो ये इस प्रकार से बनेगा। 45 डिग्री का कोण आप एक्स अक्ष पर बनाएं। दूसरी जो माप है वह है इकाई से अधिक, ऋणात्मक आयलोच। तो दूसरा प्रकार ये ऋणात्मक आयलोच का। इसमें क्या होता है कि वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है वो विपरीत दिशा में होता है, लेकिन उस अनुपात से अधिक अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो। तो मांग की आयलोच को हम ऐसी स्थिति में ऋणात्मक और इकाई से अधिक कहते हैं। उदाहरण के रूप में माना आय में 25% परिवर्तन होने पर मांग में 25% से अधिक परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाता है। तो हम ऐसी स्थिति में कहेंगे कि मांग की आयलोच जो है वो ऋणात्मक है और इकाई से अधिक है। चित्र में इसको देख लेते हैं। जब हम चित्र में इसको दिखाएं तो जो हमारा डी वक्र है, जो हमारा आय उपभोग वक्र है, वो क्या होगा, कम ढाल वाला होगा और ऋणात्मक ढाल वाला होगा। यानी कि उसकी जो तीव्रता है गिरने की नीचे की तरफ वो थोड़ी धीमी होगी, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर आय में कमी हुई है और कमी होने की वजह से मांग जो है वो बढ़ गई है, लेकिन जो कमी हुई है डेल्टा वाई, या इसको हम बोल सकते हैं y1 y2, ये कमी हुई है और इसकी वजह से मांग बढ़ी है डेल्टा क्यू, जिसको हम बोल सकते हैं Q1 Q2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम आनुपातिक रूप से देखें तो मांग में जो वृद्धि हुई है वो आय में होने वाली आनुपातिक कमी से अधिक है। यानी कि जिस अनुपात में आय में कमी आई है उससे अधिक अनुपात में मांग जो है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो मांग की आयलोच होगी वो इकाई से अधिक होगी और ऋणात्मक होगी, क्योंकि डी वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक है। यानी कि आय और मांग के बीच में विपरीत संबंध दिखता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है प्रकार ऋणात्मक आयलोच का वह है इकाई से कम ऋणात्मक आयलोच। यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन विपरीत दिशा में उस अनुपात से कम अनुपात में होता है जिस अनुपात में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ हो, तो मांग की आयलोच ऋणात्मक और इकाई से कम होती है। उदाहरण, माना आय में 25% परिवर्तन हुआ और मांग में 25% से कम परिवर्तन हुआ और विपरीत दिशा में हुआ, तो हम कहेंगे कि मांग की आयलोच ऋणात्मक और इकाई से कम है। यानी कि आय में यहाँ पर क्या है, ज़्यादा परिवर्तन होता है और मांग में कम परिवर्तन होता है। चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देखिए तो जो डी वक्र है वो क्या है, ऋणात्मक ढाल वाला है और तेजी से नीचे की ओर गिर रहा है, जो ये दिखाता है कि आय में अधिक अनुपात में परिवर्तन हुआ है और उसके परिणाम स्वरूप मांग में कम अनुपात में परिवर्तन हुआ है। अर्थात उपभोक्ता की आय आनुपातिक रूप से अधिक घटी है और इसके परिणाम स्वरूप जो मांग में आनुपातिक वृद्धि हुई है वो कम हुई है। आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष देख लेते हैं क्या निकले हैं। तो निष्कर्ष ये निकला है कि यदि आय में परिवर्तन मांग में कोई परिवर्तन उत्पन्न करने में विफल रहता है तो आयलोच शून्य होती है। यानी कि आय में परिवर्तन होने पर भी अगर वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आयलोच शून्य है। दूसरी बात क्या निकली यहाँ से कि यदि आय में वृद्धि से मांग में कमी आती है तो आयलोच ऋणात्मक है और ऐसा केवल घटिया वस्तुओं के मामले में होता है। तीसरा जो निष्कर्ष निकला है वो ये कि अन्य सभी मामलों में, मतलब घटिया वस्तुओं को छोड़ दें अगर हम और ऊपर वाली स्थिति को छोड़ दें, तो बाकी सभी मामलों में ये धनात्मक होती है। अल्प आय में जब आदमी मतलब गरीब होता है, कम आय होती है, उसमें विलासिता की वस्तुओं के लिए जो लोच है वो एक से अधिक होती है, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके लिए एक से कम आयलोच होती है, हालांकि धनात्मक ही होती है। आवश्यक वस्तुओं में हो गया आपका जैसे कि नमक हो गया, ठीक है, रसोई का सामान हो गया जो ज़रूरी है, रोज़मर्रा चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो आवश्यक हैं वस्तुएं उनके लिए जो आय की लोच है वो क्या होती है, एक से कम होती है। यानी कि आय बढ़ने पर ऐसा नहीं करते हम कि भाई नमक ज़्यादा खाने लगे या चीनी ज़्यादा खाने लगे या, ठीक है। तो मतलब जो आवश्यक चीज़ें हैं तो उनका हम सामान्य तौर पर एक नियमित मात्रा में ही इस्तेमाल करते हैं।
इसलिए आवश्यक वस्तुओं की जो आयलोच होती है, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो मांग की आयलोच होती है वो इकाई से कम होती है। अब बात करते हैं कि मांग की आयलोच अनंत क्यों नहीं होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा, आप मेरी बातों पर ध्यान दें। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो कीमत लोच होती है, मांग की कीमत लोच, वो अनंत कब होती है। तो उसकी जो शर्त होती है मांग की कीमत लोच की, वो क्या होती है भाई, कि कीमत स्थिर रहे जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में से किसी एक में या अधिक कारकों में परिवर्तन हो जाए। कीमत स्थिर रहनी है और जो अन्य कारक हैं जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, प्रतिस्थापन या पूरक वस्तुओं की कीमतें वगैरह वगैरह, ठीक है, उनमें परिवर्तन हो जाए या उनमें से किसी एक में परिवर्तन हो जाए, और तब जो मांग में परिवर्तन होगा तो ऐसी स्थिति में कीमत लोच जो होगी मांग की वो अनंत होगी। यानी कि यहाँ पर क्या है, जब हम कीमत की अनंत लोच देख रहे हैं, मतलब मांग की कीमत लोच देख रहे हैं अनंत वाली स्थिति में, तो हमने क्या कहा कि केवल कीमत स्थिर है, बाकी चाहे सारे परिवर्तन हो जाएं और चाहे सभी कारकों में से जो अन्य सभी कारक हैं उनमें से कोई एक परिवर्तित हो जाए, तो तब हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि मांग की जो कीमत लोच है वो अनंत है। अब इसी स्थिति को अगर हम, या ये कह लीजिए कि इसी शर्त को अगर हम मांग की आय लोच के अनंत होने की स्थिति के रूप में लें, तो ये क्या बनेगी कि उपभोक्ता की आय के स्थिर रहते हुए जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में से किसी एक या अधिक में परिवर्तन हो जाए। ठीक बिल्कुल वही वाली स्थिति बनेगी, कीमत की जगह हम आय को स्थिर मानेंगे और बाकी जो कारक हैं मांग को प्रभावित करने वाले, ठीक है, उनमें से किसी एक में या अधिक में परिवर्तन हम मान लेंगे, ठीक है। और तब जो परिवर्तन होगा तो तब हम बोलेंगे कि भाई ये स्थिति आय लोच की अनंत लोच को दिखाती है, मतलब ठीक। लेकिन क्या होगा अगर हम ऐसा कर लें, ऐसा मान लें, तो देखो क्या होगा कि अब यदि आय के साथ साथ मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी स्थिर रहते हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि आय स्थिर है, ठीक है, साथ ही साथ और अन्य कारक भी स्थिर हैं, केवल एक कारक में परिवर्तन होता है कीमत में, तो ये वाली स्थिति जो है ये टकराएगी। अब कीमत में परिवर्तन हुआ है केवल, बाकी सभी चीज़ें क्या हैं, स्थिर हो गई, आय भी स्थिर हो गई और मांग को जो प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वो भी हमने स्थिर मान लिए। केवल जो अन्य कारक था आय से अलग एक, वो था कीमत, उसमें हमने परिवर्तन माना। अब इस कीमत में परिवर्तन की वजह से मांग में परिवर्तन होगा आय के स्थिर रहते हुए, तो इस वाली स्थिति को तो हम पहले से ही क्या मानते हैं, मांग की कीमत लोच के रूप में इसको हम स्वीकार करते हैं, उसको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि कीमत में परिवर्तन होने पर जब मांग घटती बढ़ती है तो उसको हम कीमत की लोचों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। और क्योंकि कीमत लोच की जो अवधारणा है वो मांग की आय लोच की अवधारणा से पहले की है, तो हम इस स्थिति को पहले से ही मांग की कीमत लोच के अंतर्गत शामिल कर चुके थे, ठीक है। अब अगर हम दूसरी स्थिति लें कि चलो आय भी स्थिर है और कीमत भी स्थिर है और अन्य किसी और में परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति को भी हम मांग की कीमत लोच के अंतर्गत अनंत कीमत लोच के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां जो हैं क्या हो जाती हैं, कीमत लोच के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं, यानी कि इनको हम आय की अनंत लोच के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते, ठीक है। ये दोनों की दोनों स्थितियां ही कीमत लोच के अंतर्गत आती हैं, यानी कि तब हम इनको कीमत के संदर्भ में देखते हैं, कीमत लोच के संदर्भ में देखते हैं, उसी के रूप में इनको स्वीकार करते हैं, इसी के रूप में इनको मापते हैं। तो इसलिए मांग की आय लोच अनंत होने वाली स्थिति को हम नहीं मानते, ठीक है। इसीलिए ये आपको किताबों में भी नहीं मिलता और इसलिए सैद्धांतिक तौर पर सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि स्पष्ट हुआ होगा, ठीक है, और अच्छे से समझ में भी आया होगा कि मांग की आय लोच के क्या प्रकार हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।